Hey everyone, welcome back to my channel लर्निंग अकेडमी बाय वर्षा। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आप सभी के साथ में। अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और एक्साइटमेंट का लेवल भी टाइम कम होने के साथ साथ बढ़ता जा रहा होगा और डर भी। तो आप सभी को डरना नहीं है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फुल कॉन्फिडेंस है। पीवाईस क्यूज़ ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है आप सभी को। और सभी सब्जेक्ट्स की इक्वली तैयारी कीजिएगा। जो भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे पेडागोजी है या भी जो भी आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स को, उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। वो काफ़ी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। और अच्छी बात यह है क्योंकि सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सभी क्वेश्चंस को 150 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट कीजिएगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। और टाइम मैनेजमेंट करते रहिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, है ना। और इससे पहले कि आपने मेरे सभी 8 लेक्चर्स देख लिए होंगे क्लास 6 के, तो आज हम हाजिर हैं अपने नए चैप्टर 9 के साथ। और हमारे चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। ठीक है, देखो इस बार जो नई एनसीईआरटी है, ये जिज्ञासा क्यूरियोसिटी इस बुक का नाम है। तो इन्होंने हर चैप्टर, मतलब एक दो ही हैं शायद जो बीच में छोड़े हुए हैं, बट बाकी जो चैप्टर हैं सारे किसी ना किसी श्लोक से, कोई क्योट से शुरू किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम एक नई क्योट कबीर जी की देखने के लिए मिल रही है। एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बट बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर एक तरह से देखा जा रहा है कि हिंदी को साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कि कहीं ना कहीं हमें हिंदी में भी या श्लोकों में भी जो चीज़ें होती हैं, जो हम अपनी प्रकृति में देखते हैं, महसूस करते हैं, वो आसपास होती रहती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ इन्होंने शायद शो करके दिखाया हुआ है कि अगर श्लोक भी इसलिए दिया होगा कि बच्चे उसे पढ़ेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे हिंदी को और साइंस को आपस में। तो अच्छी बात है और अच्छा ही है अगर बच्चे अगर आप भावी टीचर्स हैं, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो एक कनेक्टिविटी उन्हें फील होगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एनसीईआरटी ने एक नई चीज़ अपनी बुक्स के साथ करने की कोशिश की है, बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। एंड होपफुली ये हमारे जो आगे पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी होगी। बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ बुक को पढ़ेंगे और आप लोग भी पूरे अच्छे टीचिंग मेथड्स के साथ उनको ये बुक और बुक के चैप्टर्स उन तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और इसकी इम्पोर्टेंट बातें, क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, क्या क्या हमें चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, है ना। तो बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है। किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हमारे दो या उससे अधिक पदार्थ है और वो ठोस मिश्रण है, ठीक है, तो हम वहाँ पर उसके आकार और रंग और आकृति के अंतर पर हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, उनको पृथक कर सकते हैं, ठीक है। कण के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत बारीक कण होंगे तो हम शायद उसको इतना इजीली हाथ से नहीं उसको अलग कर पाएंगे। पर अगर थोड़े मोटे अगर हमारे दाने होंगे, कंकड़ होंगे, मतलब कुछ भी होगा, तो हम उसको इजीली, जैसे कि अगर चावल तो बहुत सारे होंगे हमारे, पर उसमें हमारी कंकड़ कहीं कहीं होगी, तो हम उसको बीन सकते हैं हाथों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। एक तरह से यहाँ पे हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से बीनना वाली जो हमारी प्रोसेस होता है पृथक्करण का, वो बताया गया है, ठीक है। आगे हम कहते हैं, वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है ना। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो लेडीज़ हैं और ये क्या कर रही हैं कि इन्होंने धान या फिर गेहूं की मतलब फसलों को उखाड़ा है, उनके बंडल बनाए हैं और उनको ऐसे लकड़ी पर रख करके आपस में ये क्या कर रही हैं, पीट रही हैं, ठीक है। तो पीट कर क्या दे हैं, यहाँ पर क्या है, भूसा और गेहूं इकट्ठे हो रहे हैं और इनसे अलग हो रहे हैं। और इस तरह की जो प्रक्रिया है फूलों से दानों को अलग करने की, इसे हम कहते हैं क्या, थ्रेशिंग, यानी कि पीट कर इस तरह से जो हम प्रक्रिया को करते हैं वो थ्रेशिंग होती है। और सीटेट यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो
जो भी मैंने लाइन यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं प्लीज़ आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? और अपने माइंड में रखने की कोशिश कीजिएगा, पीवाईक्यू साथ ही साथ करते रहिएगा, जिससे कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहे और एग्ज़ाम टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो द सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयव को अलग अलग करने के लिए सूप बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो मतलब पारंपरिक आपने इसे देखा होगा, हमारे यहाँ तो इसको छाछ मतलब ऐसा बोलते हैं, शायद नॉर्थ इंडिया में या हमारे इधर नॉर्थ साइड में, बट ऑल ओवर इंडिया शायद इसका नाम अलग होगा, या ईस्ट इंडिया में साउथ में अलग टाइप से नाम इसका लिया जाता होगा, है ना? तो पारंपरिक रूप से इस विधि का हम प्रयोग करते थे भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए। और ये जो चीज़ है ये बांस से निर्मित होती है, चटाई जैसा बुना हुआ रहता है ये छाछ जो होता है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक अंकल जी खड़े हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि गेहूँ बरसा रहे हैं या चावल बरसा रहे हैं, और उनके अंदर हल्का भूसा भरा हुआ है, और उस भूसे को हवा की जो दिशा है वो इधर को बह रही है, और हवा की दिशा में क्या कर रहे हैं वो उसे बहा रहे हैं, और जो हल्का भूसा है वो अलग हो रहा है इससे, और जो चावल है वो नीचे गिर रहा है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? ओसाई, या फिर इसको विनोइंग कहेंगे, हिंदी में हम कहेंगे इसको ओसाई और विनोइंग। देखो हिंदी में बहुत बार ऐसा होता है कि जो शब्द होते हैं आपको चीज़ें पता होती है, बट शब्द आपने वो नहीं पढ़ा होता, हमारे व्यावहारिक जीवन में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या नई चीज़ आ गई। ओसाई ये कैसा अजीब सा वर्ड है, ओसाई क्या होता है ना? तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश टाइप के लोग बन चुके हैं, तो ना तो हम हिंदी के रह चुके प्रॉपर, ना ही हम इंग्लिश के ही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे हिंदी के, हिंदी में अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना? ये आपकी मतलब चीज़ों को थोड़ा आसान कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि ओसाई शब्द आ गया, विनोइंग तो जिसने पढ़ा होगा तो वो कर ही लेगा कि विंड से कोई काम हुआ है विनोइंग, पर ओसाई हिंदी में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? वरना कई बार सीटेट तो ऐसा करता है कि इंग्लिश में भी वही नाम दे देता है, हिंदी में भी सेम नाम दे देता है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताई है, कि मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ओसाई या ओविनोइंग कहलाती है, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या दिया है? तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीनें निर्मित की गई हैं। इन मशीनों का उपयोग पूलों से भूसी और अनाज को दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती है, ठीक है? देखो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल धीरे धीरे दिन पर दिन काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो पहले जो चीज़ें हाथ से या फिर हवा में बरसाने से या फिर हमारे छाछ से की जाती थी, वो अब किससे हो रही हैं? इस मशीन से हो रही है, जो थ्रेशिंग और ओसाई है ना, दोनों का काम क्या करता है, मतलब कर सकता है। थ्रेशिंग में क्या होगा कि पीट कर, यानी कि दानों को अलग करना, है ना? और इसमें क्या होता है ओसाई में, कि जो हल्के कण होते हैं उन्हें हवा द्वारा बाहर फेंक देना, और जो बाहर यानी कि जो हमारे अनाज के कण हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है? इस विधि द्वारा मतलब इस तकनीक द्वारा हम ये वाले काम कर सकते हैं। इसके बाद है चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। चालन यानी कि छलनी, जो देखी होगी ना आपने, ये छलनी कई बार हम मम्मी आटा वगैरह गूँथती हैं या आटे छानती हैं, तो फिर वो चोकर अलग हो जाता है और आटा नीचे रह जाता है, तो यही जो हमारी चालन होती है इसे ही हम मतलब छलनी होती है, चालन बोलते हैं इसको। इसके कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। जब दो या दो से अधिक ठोस के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं, तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखो कैसे, जैसे इसमें हमने आटे को छाना, तो यहाँ पर भूसे के जो कण होते हैं, चोकर के कण, वो इसमें रह जाते हैं और बारीक कण क्या है नीचे आ जाते हैं। तो क्या है कि कणों के आकार जब भिन्न होते हैं, ठोस के मिश्रण के कणों के आकार, है ना? मान लो कई बार बूरा वगैरह मीठा छान रहे होते हैं, तो बूरे में कोई कोई तिनका आ जाता है, तो भी है ना आप चालन का यूज़ करते हैं। कई बार आपकी मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही होती हैं, तो गेहूँ में कोई छोटा मोटा कोई कंकड़ आ जाए या फिर कोई, तो कई बार हम तब भी चालन का यूज़ कर लेते हैं ठोस कणों के लिए, है ना? तो या अधिक ठोस मिश्रण के लिए, तो हम कोई भी ठोस चीज़ों को अलग करने के लिए या उससे अधिक चीज़ों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, चालन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है?
इसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है। जल उथले गड्ढों में रखा जाता है जहाँ यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समुद्र है और यहाँ पर ये क्यारियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये भैया पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। अपने जो नमक है बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्यारियों में पानी क्या है वो मतलब आ गया, यहाँ भर गया उसमें, और भरने के बाद में क्या हो गया, पानी सारा इवेपोरेट करके उड़ गया है, खाली यहाँ नमक रह गया है। और फिर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नमक के ढेर उसके लगा रहे हैं। फिर आगे जा कर के वो और उसको प्योरीफाई करेंगे, मिट्टी कंकड़ जो भी उसके अंदर मिला हुआ रहेगा उसे साफ़ करेंगे, है ना। तो इस तरह की यानी कि वाष्पन भी एक तरह की हमारी प्रक्रिया है पृथक्करण की। ठीक है। इसके बाद भारत में जलाशयों में के विषय में पता लगाएं तो नमक, ये तो कितना नहीं है, राजस्थान में सांभर झील, यानी कि सांभर झील जो है यहाँ पर क्या है, नमक का जो उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील में। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और पता भी होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज भी आप लोगों को ये। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ नई चीज़ शायद दी हुई है। क्या आप जानते हैं समग्र स्वास्थ्य चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की प्राय इन सामग्रियों में विभिन्न औषधीय जड़ों की पत्तियों, फूलों, बीजों को छाया में सुखाते इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है। इस औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। मतलब उसी चीज़ का एक दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि खाली सिर्फ नमक ही नहीं हम उस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं। हम जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं या फल बीज होते हैं उन्हें सुखा करके भी हम उनमें से पानी को इवेपोरेट या वाष्पीकृत करके भी हम वहाँ पे उस औषधि को या जो भी हमारे बीज फल है हम उसको सिक्योर करके या कंजर्व करके कुछ समय के लिए रख सकते हैं, आगे के समय के यूज़ के लिए, है ना। तो उसी का एक नया एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन आ सकता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जो है नमक के अलावा और क्या ऐसी एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि वाष्पीकरण की हेल्प से हम उनको उस प्रक्रिया से उस चीज़ को अलग कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होंगी या थोड़ा सा आपने इसको रीड कर लिया तो आप इजीली क्या है कि समझ जाएंगे कि हाँ वहाँ पर हमें सूखे बीज चाहिए तो पानी को हम उड़ा देंगे, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हम उस चीज़ को प्राप्त या फिर उस चीज़ को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नया जो वो दिया हुआ है हमारा पॉइंट है, ठोस और द्रव के मिश्रण में बाहरी अवयव नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण डिकेंटेशन कहलाती है। देखो यहाँ पर है एक मतलब ये चावल बर्तन में लिए हुए हैं, ठीक है, और हमने इनको धुला। आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि मतलब चावल हमने बर्तन में लिए हुए हैं और हमने उनको धुला हुआ है। धुलने के बाद में क्या हुआ है कि जो गंदगी है चावलों की वो पानी में मिल गई है और चावल क्या है वो नीचे बैठ गए हैं। तो चावल का नीचे बैठना तो ये होता है अवसादन सेडिमेंटेशन, यानी कि नीचे बैठ जाना। ठीक है। और पानी का नितारना यानी कि उसको हटाना, वहाँ से निस्तारण करना उसका कहलाता है निस्तारण। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखो अगेन ये शब्द निस्तारण, अवसादन, ये ध्यान रखने हैं आपको कि जब नीचे बैठ रही है वो चीज़ तो अवसादन है, और जब हम उसको वहाँ से पानी जो हम अलग कर रहे हैं वो है हमारा निस्तारण। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ पर। तो ये भी अलग एक और हमारी क्या है पृथक्करण की दूसरी एक नई विधि मिली है हमें। ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, देखो यहाँ पर हाँ चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखो, चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन यानी कि फ़िल्टर करना कहते हैं। जब चाय की पत्तियां होती हैं हमारी और हम उसको छानते हैं तो छानने के लिए हम जिस विधि का यूज़ करते हैं वो निस्यंदन यानी कि फ़िल्टर करना कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, फ़िल्टर करना कहेंगे। तो मुंह में जो पत्तियां आ जाती हैं उनसे बचने के लिए निस्यंदन का यूज़ होगा। और इसके देखो कोई एक ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है किसी एक विधि का या प्रक्रिया का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो ग्रीन टी आप बना रहे हो तो भी आप उस निस्यंदन की फ़िल्टर पेपर का यूज़ करोगे। ठीक है। मान लो आपने कढ़ाई में कुछ बनाया है और बनाने के बाद में यहाँ पर आपने तेल था बट कुछ कण यहाँ पर जो भी चीज़, मान लो आपने पकौड़ियाँ वगैरह बनाई हैं तो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो भी आप निस्यंदन फ़िल्टर का यूज़ करोगे, है ना। छोटे हल्के बाहरी कण या बारीक कणों को छानने
करने के लिए लिक्विड से, तो वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा उस तरह से फ्रेम होगा, है ना। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे दिया गया है कि इस तरीके से ये करने निस्संदन है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब उस प्रोसेस को, एक एक लाइन को आप जब क्वेश्चन होगा तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियाँ फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होती हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्संदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फिल्टर जिसके घर में लगे हुए होंगे, अब तो वैसे आरओ फिल्टर भी होते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा ऐसे, मतलब फ़िल्टर पत्र लगा हुआ होता है, बिल्कुल बारीक-बारीक से उस पे होल होते हैं, है ना? बिल्कुल कपड़ा, मतलब ये मान लो कि कोई बारीक कपड़ा है और उसके बहुत सारी लेयर्स को बना दिया गया है और उसमें से फिर पानी डाला जा रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत बरीक-बरीक बहुत ही ज़्यादा बारीक-बारीक होते हैं, ठीक है? और जब हम उसको पानी वहाँ पर ऐसे गिराएँगे तो छोटे-छोटे रंध्र और छिद्र होते हैं। तो फ़िल्टर जो पत्र होता है एक ऐसा निस्संदक होता है, एक ऐसा मतलब फ़िल्टर करने की चीज़ होती है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यानी कि उससे पॉसिबिलिटी होती है कि जो बारीक मतलब अशुद्धियाँ हमारे जल में भी होंगी तो वो क्या है, ईज़िली वहाँ से अलग हो सकती हैं, ठीक है? बिल्कुल बारीक छिद्र होने से। इसके देखो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि एक फ़िल्टर पत्र इस तरह का होता है, ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, ऐसे करेंगे और ये एक कोन टाइप ले लेगा। अब इस कोन टाइप में से जब हम जल को ऐसे निकालेंगे तो ये मटमैला जो पानी है वो ईज़िली क्या है, यहाँ पर इस फ़िल्टर पत्र की सहायता से क्या होगा, पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जो इसके जो सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा पानी ईज़िली साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, फ़िल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्री का उपयोग निस्संदन के रूप में किया जा सकता है। निस्संदन का चुनाव पृथक करने की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि खाली फ़िल्टर पत्र के अलावा हम कपास, जैसे कि रुई बारीक होती है बिल्कुल, वहाँ से भी पानी को, चारकोल होता है, रेत होता है ना? जैसे मतलब हमारी, आप इस चीज़ से भी समझ से, अर्थ होती है, अर्थ के अंदर हमारी डिफरेंट लेयर्स होती है, मिट्टी भी होती है, रेत भी होता है ना? तो पानी जब बारिश का वहाँ पर नीचे जाता है तो वो रिस-रिस के नीचे जाता है, रिस-रिस के, और जो अशुद्धियाँ या फिर मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो हमारा साफ़ पानी है वो नीचे धरती में आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना? तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर उस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो निस्संदक का चुनाव होता है वो पृथक की जाने वाली सामग्री के कण पर निर्भर करता है कि वो कितना मोटा कण है, कितना छोटा कण है ना? तो उसके, तो अगर थोड़ा मोटा होगा तो हम थोड़े बड़ा निस्संदक ले सकते हैं, है ना? अगर बहुत बारीक हमारी सामग्रियाँ हैं, जैसे मटमैला पानी हो गया, तो हम क्या करेंगे, बारीक फ़िल्टर पेपर जैसा कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी बैग। क्या है टी बैग? चाय की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फ़िल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पर एक ही चीज़ छोटी सी बताई गई है कि पहले रेशम की चीज़ कपड़ों का यूज़ किया जाता था और अब क्या है, टी बैग्स आ गई हैं, है ना? एक तरह से मतलब निस्संदन जैसा ही, फ़िल्टर पत्र जैसे ही आप उसको मान सकते हैं। उसके अंदर चाय की पत्ती ऐसे भरी हुई रहती है ना? एक यहाँ पर ऐसे लटकाने के लिए होता है, आप उसको जब कप में ऐसे डिप करेंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर मिल जाएगा, जो उसका मतलब अर्क होगा या जो भी रस तो निकला हुआ होगा गर्म पानी में, और जो मतलब जो मोटा पार्ट होगा उस वाले हमारी चाय पत्ती का, वो उस बैग के अंदर ही रह जाएगा, वो उस बैग से बाहर नहीं जा पाएगा और इजीली हमारी ग्रीन टी बन करके तैयार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये मतलब ग्रीन टी है और यहाँ पर ये कलरफुल हो गई है, बट लेकिन जो इसके अंदर की जो बड़े कण हैं वो उस बैग में ही रह गए हैं, ठीक है। तो बस पहले रेशम के मजबूत होने के कारण वो होता था, बट अब क्या है, फ़िल्टर पत्र का यूज़ होने लगा है। कॉमन सी बात है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है अर्थ पर, तो भाई अब इतना रेशम कहाँ से लेकर आएंगे, है ना? तो इस वजह से क्या है कि धीरे धीरे तकनीकें डेवलप होती गई हैं और उससे हमारे जानवरों को भी मतलब इतना नुकसान नहीं होता। तो इस तकनीक का यूज़ करके अब जो है टी बैग्स का यूज़ होने लगा है, ठीक है।
इसके बाद आगे देखते हैं, ये लोग नाव में सवार होकर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मकड़ी देखो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से ये चीज़ दिखाई हुई है कि एक बड़ी-बड़ी चीज़ें जब होती हैं तो ऐसे नेट बुन ली है और पानी में डाल दी हैं, मछली उसके अंदर आ गई है और पानी नीचे रह जाएगा और वो सब चीज़ें क्या है वहाँ पर खींच लेंगे। तो मतलब यहाँ पर भी इन्होंने एक पृथक्करण की विधि को दिखाया हुआ है ना? इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे है घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाती है। यह मथना है और आपने गाँवों में देखा होगा, जो पहले समय के थोड़े लोग होंगे उनके घर में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिल गई होंगी, जिसके भी घर में गाय भैंसे रखते होंगे। अब तो खैर इलेक्ट्रिक आ चुके हैं मथने भी, पर पहले ऐसे ही इसी चीज़ का यूज़ करके मट्ठे को मथा जाता था या वहाँ से मक्खन और मट्ठा अलग किया जाता था छाछ को। तो मैंने भी ये चीज़ की हुई है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने गाँव में की थी ये चीज़। और पर लेकिन हाथ दुख जाते हैं, अच्छी खासी उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ भी है, खैर पहले की लाइफ़स्टाइल बहुत ही अलग हुआ करती थी, लोग बीमार भी नहीं होते थे क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, तो मतलब बॉडी की ऑटोमैटिकली ही काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती थी। और आजकल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हम हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो गई हैं और शरीर में क्या है, बीमारियाँ धीरे-धीरे क्या है बढ़ती जा रही हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो पहले की लाइफ़ ज़्यादा अच्छी थी। अब अच्छी है, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो सुविधाएँ मिल गई हैं तो ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी हम लोगों ने अपनी आदतें ख़राब कर ली हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन्स का यूज़ वहाँ पर होना चाहिए जब चीज़ें बड़े लेवल पर हों, है ना? बहुत जल्दी काम हमें करना हो, बट छोटे लेवल पर घरों में या कुछ भी, तो हमें अपनी जितना ज़्यादा हो सके हमें फ़िज़िकल ही उस काम को करना चाहिए, ना कि किसी मशीन के। उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बचेगी, है ना? तो चलिए, ख़ैर हो सकता है आप लोगों के यहाँ मेरा ये चीज़ प्रवचन लग जाए, बट देखो जो बात सही है वो सही है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोच कर देखेंगे तो शायद आप उसको महसूस कर पाएँगे, है ना? तो यहाँ पर है कि जो मक्खन है हमारा, तो जो हमारा मक्खन होता है वो हमारा हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाता है और जो छाछ होती है वो क्या है, नीचे रह जाती है। तो मथना भी क्या है, हमारी एक तरह का पृथक्करण की विधि है, ठीक है? इसके बाद आगे देखते हैं। यानी यहाँ पर मतलब देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तो नहीं पूछा जाएगा कि मक्खन हो रहा है या छाछ है तो मथने का यूज़ कर रहे हैं। बस ये कहा जाएगा कि मान लो हल्का पदार्थ है या फिर जो छाछ है वो नीचे बैठ गया या फिर जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ गया, ठीक है? तो इस तरह की प्रक्रिया में किस तरह की क्या यूज़ किया जा रहा है, कौन सी विधि को यूज़ किया जा रहा है, तो वो मथना होगी। या फिर अगर 2 मतलब लिक्विड है एक और उसके अंदर बहुत छोटी-छोटी मतलब हमारी कोई भी पार्टिकल वो डिज़ोल्व हो रखे हैं, तो उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो मथने का या फिर प्रयोग किया जा रहा है। और मतलब इसमें जो दूसरा एक और आता है हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स होता है, वो भी इसमें अप्लाई होता है क्योंकि उसी उसी प्रक्रिया के उसी मेथड के द्वारा क्या है, जो मथने से जो हमारा मक्खन है और छाछ है अलग हो पा रहा होता है ना? तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होंगे पदार्थ, उन्हें क्या हम कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ। यानी कि चुंबकीय पृथक्करण भी क्या है, एक विधि होती है। जो मतलब कोई हमारी लोहे की चीज़ है, कई बार आपने बचपन में वैसे ये चीज़ की होगी या नहीं मुझे नहीं पता, पर कई बार जैसा होता था ना कि हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं और रास्ते में कुछ लोहे की चीज़ है वो मतलब
नाली में गिरी हुई है, तो कभी कभी तुमने बच्चों को देखा भी होगा कि वो चुंबक को लेकर के उसको ऐसे निकाल देते हैं, और फिर हमारा जो सामान है, ये चाबी है, अगर जो नाली में गिर गई है उसको हम इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, फर्नीचर वाले होते हैं, ये जैसे कारपेंटर्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं लकड़ी के बुरादे में, कई बार कीलें जो होती हैं बहुत सारी आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो अब उनको एक एक करके छाँटना थोड़ा सा हार्ड काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे, और चुंबक लेने के बाद में बस उनको वहाँ पे रख देंगे, तो जो भी हमारी कीलें हैं वो जा कर के उससे चिपक जाएंगी, और इजीली क्या है, हमारा लकड़ी का बुरादा और जो कीलें हैं वो अलग हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से हम क्या है, चुंबक के द्वारा भी, चुंबक भी एक हमारी एक पृथक्करण की विधि के रूप में अपनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आजकल पुनर्चक्रण कर्ता रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। देखो, यानी कि जैसे मान लो बहुत सारे घर के सामान होते हैं, कूड़ा करकट होता है, वो बाहर जाता है, ठीक है, और उस बाहर में सामान में क्या होता है, कई चीज़ें लोहे की होती हैं, तो उन लोहे की चीज़ों को अलग करने के लिए क्या है, विद्युत चुंबक का यूज़ किया जाता है। क्रेन देखो किस तरीके से इसमें बड़ा सा चुंबक लगा हुआ है, और ये क्या कर रही है, मतलब सारा जो चुंबकीय पदार्थ है वो खींच रही है अपनी तरफ, और वहाँ इजीली क्या है, इस वाले कबाड़ से क्या हो रहा है, अलग लोहे की चीज़ें हो जा रही हैं, और उनका फिर हम क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करके मतलब उनको अपना रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ज़्यादा बड़ा हमारा चैप्टर नहीं था, एंड होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ करी, काम को फिर सर्जन किया, योजना बनाई, प्रयोग किया, अन्वेषण किया, निष्कर्ष किया, जांच की, अवलोकन। ये हमारे एक तरह से पैडागोजिकल टर्म्स हो गई हैं यहाँ पर, है ना। और एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं, और जिससे कि आपको सब चीज़ें अच्छे से एक बार दिमाग में फिर से आ जाएं। ठीक है, हस्तचयन हाथ से चुने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग, आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेशिंग कहलाती है। बहती हवा या पवन के साथ का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई विनोइंग कहलाती है। एक चालनी का उपयोग करके कणों के आमाप में भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। वाष्पीकरण या वाष्पन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन सेडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण डिकेंटेशन कहते हैं। निस्यंदन फिल्ट्रेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। मथने का उपयोग दही से मक्खन अलग करने के लिए किया जाता है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है ना। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का पूरा रिकैप हो चुका है, और इससे आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो मुझे ये चीज़ एनसीईआरटी में ये भी बहुत अच्छी लगती है कि पूरे चैप्टर की लास्ट में एक समरी दे देते हैं। अगर किसी ने पूरा चैप्टर भी पढ़ने का टाइम नहीं है ना, तो आप इन पॉइंट्स को इजीली पढ़ लो, बहुत आराम से आप पढ़ लोगे और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मतलब अपना काम करती है, और मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है एनसीईआरटी, है ना। और मुझे तो लगता है कि हर प्राइवेट स्कूल में एनसीईआरटी को ही होना चाहिए, और पता नहीं क्यों ये स्कूल वाले अपनी अपनी बुक्स चला लेते हैं, प्राइवेट बुक्स चला लेते हैं, और बच्चों के फालतू के खर्चे होते हैं, है ना, और उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से दी भी नहीं होती हैं। तो खैर चलो, अब उसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, पर ठीक है, जो चल रहा है चलने देते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ही हर जगह फॉलो होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हों, है ना। देखो यहाँ पर अलग अलग वो दी हुई हैं हमारी, यहाँ पर देखो कितनी अच्छे से इन्होंने एक्टिविटी को दिया हुआ है कि हाँ, निस्यंदन है, निस्तारण है, और ये चुंबकीय गुणों में भिन्नता करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का। ठोस के कणों के आकार में अजब अंतर होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर हस्तचयन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दही से मक्खन करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, मथने का यूज़ करोगे। ठीक है, भारी कणों का नीचे बैठना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। ठीक है, फूलों को पीटकर जब हम पीटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं,
हम उसको कहते हैं थ्रेशिंग। पीटना होता है हमारा, थ्रेशिंग में आता है। ठीक है, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। अच्छा, जब जल वाष्प हमारी द्रव अवस्था में, जल वाष्प का सॉरी, ये तो हमारा संघनन हो जाएगा। हाँ, जब जल वाष्प हमारी द्रव अवस्था में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्र जल से अलग हो रहा है, तो ये किस विधि से हो रहा है, ये हो रहा है वाष्पीकरण से। पानी और तेल का जो मिश्रण है ये किस विधि से होगा, ये होगा हमारा छानना। तेल और पानी का मिश्रण छानना। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्या बचा, बड़े कणों को हाथ से चुनना है। हाथ से चुनने के लिए, अच्छा, ठोस कणों के आकार में अंतर में, अच्छा, हाथ से चुनने के लिए आएगा हमारा हस्तचयन। तो हमारा हस्तचयन यहाँ पर नहीं होगा। ठोस कणों के आकार में अंतर होगा हमारा, किस में होगा, ठोस कणों में अंतर, ओस ठोस कणों में अंतर के लिए आई थिंक ओसाई होगा इसमें। ठीक है, अघुलनशील कणों के निस्यंदन होकर अवशेष रहना। तो अघुलनशील कणों का निस्यंदन होकर अवशेष रहना। और 1 मिनट रुकिए, निस्यंदन अवसादन था हमारा, बाहरी कणों का नीचे बैठना, अवसादन, बिल्कुल ठीक है। मिश्रण के हल्के अवयवों को फूंक मारकर पृथक करना। फूंक मारकर पृथक करना होगा हमारा ओसाई। अघुलनशील कणों का निस्तारण, निस्यंदन, ये हमारा होगा निस्तारण में। ये हमारा निस्तारण हो गया। इसके बाद एक हमारा बचता है लास्ट, छानना, संघनन भी हो गया है, निस्यंदन, मथना, अवसादन, हस्तचयन। हल्के मिश्रण के हल्के अवयव को फूंक मार कर, तो ओसाई विनोइंग से ही होगा। ये तो हल्के जो कण हैं वो तो फूंक मार कर तभी अलग होंगे जब हम वो कर लेंगे, उसमें फूंक मारेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े कणों का हाथ से चुनना भी और ठोस कणों के आकार में अंतर भी हमारा इसमें ही आएगा, आपका हस्तचयन में। क्योंकि जब हस्तचयन में ही हमने वो चीज़ पढ़ी थी, ठोस कणों वाले में हस्तचयन में आएगा, है ना, और ओसाई में होगा हमारा फूंक मार के, जब हम अलग करते हैं विनोइंग वाला। तो कितनी अच्छी एक्टिविटी थी ये, होपफुली आपको इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा और रिकैप हो गया है हमारा। आगे और एक्सरसाइज देख लेते हैं। पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है, छटाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से होता है, मक्खन का दूध से। निस्यंदन के लिए कौन सा प्राय अनिवार्य होता है, उपकरण का आकार। तो छिद्रों का आकार, वायु की उपस्थिति, मिश्रण का तापमान, तो ये तो कुछ मैटर ही नहीं करता। निस्यंदन के लिए उपकरण का आकार मैटर करता है। इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स आ गए हैं। नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में धूप में रखकर नमक को इससे अलग पृथक करते हैं, बिल्कुल सही। अब जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है, सही बात है। अगर मान लो बहुत सॉरी कंकर हो जाएं और चावल बहुत छोटे से ही हों तो फिर हम कहाँ उसको बीन पाएंगे, है ना। या तो उसके लिए छोटे लेवल पर हम चीज़ें कर सकते हैं, बट बड़े लेवल पर नहीं, थोड़ा सा ये हार्ड टिपिकल टास्क हो जाता है ना। मुरमुरे और चावल के दोनों के मिश्रण को थ्रेशिंग द्वारा, मुरमुरे हमारे हल्के होते हैं और चावल के दाने हमारे भारी होते हैं। तो हाँ, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलो, ये नहीं हो रहा, ये राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मुरमुरे और चावल, क्योंकि मुरमुरे हमारे हल्के होते हैं चावल से, और जब आप उनको थ्रेशिंग के मिश्रण को थ्रेशिंग, सॉरी, ये हमारा ठीक है ये हमारा, क्योंकि थ्रेशिंग विधि है, मुझे लगा ओसाई हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। मुरमुरे चावल के दाने के मिश्रण को नहीं, ये गलत है, ये हमारा ठीक है। सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण, नहीं, ये गलत है। सरसों के तेल और नींबू पानी को हम निस्तारण द्वारा नहीं अलग कर सकते हैं। छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक में होता है, नहीं, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैचिंग आ गई है। आपको पता है बिल्कुल एज इट इज़ मैचिंग सीटेट दे देता है उठा करके, बिल्कुल। तो आपको, अगर आप पढ़ लोगे ना सब कुछ अच्छे से, तो बहुत इजीली कर पाओगे। तो जैसे बेसन और काले चने का मिश्रण होगा, छानना। चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण होगा, ये होगा हमारा निस्तारण। भुट्टे और आलू का मिश्रण किससे होगा, भुट्टे और आलू का मिश्रण हस्तचयन से होगा। लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण होगा चुंबकीय पृथक्करण। तेल और पानी का मिश्रण निस्यंदन।
है ना? जैसे कि देखो बेसन और काले चने मोटे होते हैं, अब बेसन पतला होता है, बारीक होता है तो छान लेंगे। चॉक पाउडर पानी है, पानी को चॉक पाउडर में ऐसे मिला देंगे, है ना? और पानी को तो उससे क्या होगा निस्तारण विधि से हम उसको अलग कर लेंगे। और भुट्टे और आलू को हम हाथ से अलग कर सकते हैं। लोहे के चूरे और बुरादे का जो मिश्रण होगा, उसे हम कैसे करेंगे? हस्त चयन से कर लेंगे। इसके बाद जो तेल और मिश्रण होगा वो निस्संदन से मतलब फ़िल्टर मेथड का यूज़ करके हम उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया हम साँस लेते हैं, साँस लेते हुए आपने देखा होगा कि नाक में सबके बारीक-बारीक छोटे-छोटे से बाल होते हैं, तो वो वहाँ पर क्या काम कर रहे होते हैं, फ़िल्टर का काम कर रहे होते हैं निस्संदन का, है ना। जो हवा या डस्ट होती है वो वहीं पे शुरू में अटक जाती है और जो हमारी साँस जब हम लेते हैं तो नाक के द्वारा सिर्फ़ शुद्ध वायु ही अंदर जा पाती है, ठीक है। मास्क में भी सेम वही चीज़ें होती हैं। आलू, नमक, लकड़ी के बुरादे का मिश्रण है तो इसमें पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का, तो जब आलू है तो हस्त चयन करेंगे, फिर लकड़ी का बुरादा नमक और लकड़ी के बुरादे लेंगे तो नमक को हम छान लेंगे, लकड़ी का बुरादा ये हो जाएगा। या फिर नमक हम फिर क्या करेंगे, उसमें आलू निकाल लिए, नमक को हम पानी में घोल देंगे, पानी नमक के साथ घुल कर के आ जाएगा और हम निस्तारण कर देंगे और उसमें वो रह जाएगा। तो अवसादन और हमारा निस्तारण भी इसमें यूज़ हो सकता है। और छानने वाला तो शायद नहीं होगा क्योंकि कई बार तो लकड़ी का बुरादे के भी बारीक छोटी चीज़ें होती हैं तो छान के में तो वो भी शायद निकल जाएँगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर छानने वाला ऑप्शन तो ख़ैर नहीं होगा, है ना? यहाँ पर आपका अवसादन और निस्संदन यूज़ होगा। अवसादन और निस्संदन सॉरी निस्तारण, निस्तारण। उसके बाद इवेपोरेशन का यूज़ करके नमक और पानी को अलग कर लेंगे, सिंपल ये होगा। और इसके बाद इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नई नई पृथक्करण की चीज़ें हमें देखने को मिली, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई हो या गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिएगा और चैप्टर की लाइन्स को पर फोकस कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को दोबारा देखिएगा, हो सके तो अपने नोट्स बनाइएगा। और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं हो रही हैं जैसा मुझे लग रहा था क्योंकि चैप्टर उतने बड़े नहीं हैं और ये नई बुक है हमारी, तो हो सकता है कि सीटेट यहाँ से क्वेश्चंस बना करके दे। मतलब है तो देखो वही पुरानी बुक से में भी सेम चीज़ यही थी बट यहाँ पे कुछ नए तरीके से करके दी गई हैं, प्रिंटिंग थोड़ी सी उसकी नई हो गई है ना, वही सब चीज़ें हैं। पर फिर भी आपको अच्छे से उनको पढ़ना है, करना है ना? तो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? और पॉजिटिव एनर्जी बना कर के रखिए अपने अंदर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। मैंने भी अपना एग्ज़ाम बहुत ही कम समय में क्लियर किया था, ऐसा नहीं है कि बहुत महीने लगे थे मुझे। तो आप भी इज़िली कर सकते हैं, सेल्फ़ स्टडी से ही मैंने क्लियर किया था, सेल्फ़ स्टडी से आप भी कर सकते हैं। कोई ट्यूशन या कोई पर्टिकुलर बुक को मैंने नहीं लिया था, एनसीईआरटी ही मैंने ही फ़ॉलो की थी और कुछ नहीं फ़ॉलो किया था, बस पीवाईक्यूज़ किए थे। बस छोटी-छोटी सी चीज़ें ही हैं जिन्हें लेकर के हम मतलब अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और ऐसी बात नहीं है सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इज़िली करोगे, पूरी मेहनत से के साथ करोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा और अच्छे मार्क्स के साथ होगा, है ना? तो खुद पर ये विश्वास बना कर रखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, चलो बाय।